उधर योगेंद्र ने शमशान घाट पर ही अपनी बीवी और बेटे की जलती चिता के सामने ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। इधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ, सुकृति और गुरबचन अरुणाचल प्रदेश से चलकर बिहार पहुंच चुके थे। वो बिहार की एक सुनसान सड़क से होते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से एक कार ने उन्हें बहुत तेजी से क्रॉस किया और फिर उनके सामने ही जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी। सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी थी और जब भागकर वहां पहुंचा तो उसने एक आदमी को पाया था जिसकी नाक से खून निकल रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सिंडिकेट का सबसे बड़ा शार्प शूटर रॉबर्ट था। रॉबर्ट ने जयपुर में विक्रम को मारकर सिद्धार्थ के बारे में जानकारी निकाल ली थी। उसके बाद मास्क मैन के कहने पर वो सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए ईटानगर निकलने जा रहा था, लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आ गया था। रॉबर्ट ने उस कॉल को पिक करने के बाद ईटानगर बाय रोड जाने का निर्णय ले लिया था। अब वो कॉल किसका था और उस कॉल के आने के बाद रॉबर्ट बाय रोड क्यों निकल पड़ा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। सिद्धार्थ ने गुरबचन और सुकृति की मदद से जब रॉबर्ट को गाड़ी से निकाला तो उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था और उसके साथ साथ उसके नाक से हल्का हल्का खून भी बह रहा था। इसको क्या हुआ है अंकल? सिद्धार्थ ने गुरबचन से सवाल किया। सिद्धार्थ से सवाल पूछने के बाद गुरबचन ने रॉबर्ट की नाड़ी पकड़ी तो उसे ये एहसास हो गया कि रॉबर्ट को हार्ट अटैक आ गया है। इसको शायद हार्ट अटैक आया है। तुम एम्बुलेंस को फोन करो, मैं इसे सीपीआर देता हूँ। गुरबचन ने सिद्धार्थ से कहा। गुरबचन को सीपीआर देना आता था, इसलिए उसने रॉबर्ट को सीपीआर देना शुरू कर दिया था और सिद्धार्थ ने गुरबचन के फोन से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। कुछ ही देर के अंदर वहां पर एम्बुलेंस आ गई थी और वो तीनों रॉबर्ट को वहां से हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। करीब 40 मिनट के बाद सिद्धार्थ, सुकृति और गुरबचन के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा हुआ था कि तभी उन्हें सामने से डॉक्टर आते हुए दिखाई पड़े। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने रॉबर्ट को अटेंड किया था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर के वहां पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने उनसे सवाल किया। ही इज आउट ऑफ डेंजर। आपने बहुत सही समय पर उन्हें सीपीआर दे दिया था। आपका सीपीआर देना उनकी जान बचाने में बहुत मददगार साबित हुआ। वो होश में भी आ चुके हैं। डॉक्टर ने सिद्धार्थ से कहा। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? गुरबचन ने सवाल किया। यस ऑफ कोर्स, इवन उन्होंने खुद कहा है कि आप लोगों को अंदर भेज दूं। डॉक्टर ने गुरबचन को जवाब दिया और उसके बाद वो तीनों रॉबर्ट से मिलने अंदर चले गए थे। रॉबर्ट बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और उसके सीने और शरीर में कई तरह की मशीनें लगी हुई थी। यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए हैं मिस्टर रॉबर्ट। डॉक्टर ने रॉबर्ट से सिद्धार्थ, गुरबचन और सुकृति का परिचय रॉबर्ट से कराते हुए कहा। चूंकि वो होश में आ चुका था और उसने अपना नाम डॉक्टर को बता दिया था, इसलिए डॉक्टर को रॉबर्ट का नाम मालूम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। अगर आज आप ना होते तो मैं शायद एक गुमनाम मौत मारा जाता। रॉबर्ट ने सिद्धार्थ, गुरबचन और सुकृति की ओर देखते हुए कहा। कितना अजीब इत्तेफाक था ना ये कि आज तक पैसों के लिए सिर्फ लोगों की जान लेने वाला रॉबर्ट आज उस आदमी को धन्यवाद कर रहा था जिसकी जान लेने का भी ठेका उसने उठा रखा था। अभी तक उसके पास सिद्धार्थ की कोई तस्वीर नहीं थी, वरना रॉबर्ट जैसा क्रूर शार्प शूटर पैसों के लिए सिद्धार्थ की जान लेने में जरा भी चूकने वाला नहीं था। यह हमारा फर्ज था, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अभी वो रॉबर्ट से बात कर ही रहा था कि तभी पारद से एक रोशनी निकलनी शुरू हो चुकी थी। पारद से रोशनी निकलते देखकर सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ से उसको छुपाने की कोशिश करने लगा था। कुछ देर बाद वो रोशनी सिद्धार्थ के सामने ही गोली की तरह बन गई थी और सिद्धार्थ के देखते ही देखते जाकर रॉबर्ट के माथे में समा गई थी। सिद्धार्थ को ये समझ में नहीं आया था कि आखिर में ये क्या हुआ है। वो तो गनीमत थी कि ये दृश्य सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा था, वरना उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते थे। इधर वो गोली रॉबर्ट के माथे में समाई और उधर रॉबर्ट उठकर बैठ गया था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। अभी आप लेटे रहिए मिस्टर रॉबर्ट, आपको आराम की सख्त जरूरत है। रॉबर्ट को उठते देखकर डॉक्टर ने कहा। मैं एकदम ठीक हूं डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ने जवाब दिया और उठकर अपने कपड़े पहनने लगा था। रॉबर्ट को ऐसा करते देखकर सिद्धार्थ भी हैरान था, क्योंकि उस रोशनी के उसके माथे में समाने से पहले वो एकदम से सामान्य था।
लेकिन अचानक से वो अजीब सा व्यवहार करने लगा था। उसने झटपट अपने कपड़े पहने और सिद्धार्थ को थैंक यू बोलकर अपना बिल चुकाने के लिए बिल काउंटर की तरफ बढ़ गया था। वहां मौजूद सभी लोगों को रॉबर्ट का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। उन सबको समझ ही नहीं आया था कि आखिर रॉबर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि शायद उस रोशनी के रॉबर्ट के माथे में समाने के बाद उसे कुछ हुआ है। सिद्धार्थ, गुरबचन और सुकृति वहीं खड़े रह गए थे और रॉबर्ट उनके सामने ही कार स्टार्ट करके निकल गया था। पहले वो वापस बिहार की तरफ आ रहा था, लेकिन अब वो वापस अरुणाचल प्रदेश की तरफ चला गया था। वो इतना जल्दी में था कि उसने सिद्धार्थ का नाम तक नहीं पूछा था, वरना हो सकता है उसे आइडिया भी लग जाता कि ये वही सिद्धार्थ है जिस सिद्धार्थ को वो ढूंढने वो ईटानगर जा रहा है। रॉबर्ट वहां से जा चुका था, इसलिए सिद्धार्थ, गुरबचन और सुकृति का भी वहां रुकना ठीक नहीं था, इसलिए वो लोग भी वहां से चल पड़े थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। वो लोग यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। गुरबचन और सिद्धार्थ दोनों गाड़ी चलाकर थक चुके थे, इसलिए गाड़ी सुकृति चला रही थी और सिद्धार्थ उसकी बगल वाली सीट पर बैठकर ऊँघ रहा था एवं गुरबचन गुल्लू के साथ पीछे की सीट पर लेटा हुआ था। रास्ता एकदम से सुनसान था। पुलिस की चेकिंग वगैरह से बचने के लिए उन लोगों ने मेन रोड ना लेकर शॉर्टकट लिया था। रात काफी होने की वजह से इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। सुकृति को उस अंधेरे में डर तो लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ और गुरबचन के साथ होने की वजह से वो निश्चिंत थी। लेकिन तभी अचानक से सुकृति को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे कार के मिरर में दो मोटरसाइकिल चलती हुई दिखाई पड़ी, जो बहुत देर से उनके ही पीछे चल रही थी। उन मोटरसाइकिलों को देखकर सुकृति डर गई थी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! सुकृति ने अपने बगल में बैठे ऊँघ रहे सिद्धार्थ को जगाते हुए कहा। क्या हुआ? कच्ची नींद में जा चुका सिद्धार्थ बोला। कोई हमारा पीछा कर रहा है। सुकृति की आवाज में एक डर सा दिखाई दे रहा था। किसी के पीछा करने की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। वो झटके के साथ उठकर बैठ गया था। उसने कार के मिरर में देखा तो सच में दो मोटरसाइकिल उनके ही रफ्तार के बराबर से चल रही थी। सिद्धार्थ ने सुकृति को गाड़ी धीमे करने को कहा। उसके गाड़ी धीमी करने पर वो दोनों मोटरसाइकिल्स की रफ्तार भी धीमी हो गई थी। उसके बाद जब सुकृति ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई तो वो उन मोटरसाइकिलों की रफ्तार तेज हो गई थी। उनकी ये हरकत देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि ये सच में उनका पीछा कर रहे हैं। उसने गुरबचन को भी जगाकर जब ये बात बताई तो उन्होंने सुकृति से गाड़ी किनारे लगाने को कह दिया था। सुकृति को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसे गुरबचन के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था, क्योंकि गुरबचन पहले भी उनकी 2 बार जान बचा चुका था। इसलिए उसने गाड़ी को साइड में लगा दिया था। सुकृति की गाड़ी साइड में लगाने के बाद गुरबचन गाड़ी में से उतर गया था। उसके बाद वो कार के चारों तरफ घूमकर वापस आकर बैठ गया था। सुकृति और सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया था कि वो आखिर कर क्या रहा है। लेकिन उसके इस हरकत के बाद वो दोनों मोटरसाइकिलें वहीं से वापस चली गई थी। उनके वापस जाने के बाद गुरबचन ने खुद स्टीयरिंग पकड़ ली थी और सुकृति को पीछे की सीट पर जाकर लेट जाने को कह दिया था। उसके बाद वो लोग फिर से वहां से निकल पड़े थे। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। गुरबचन, सुकृति और सिद्धार्थ एक ढाबे पर बैठे चाय पी रहे थे। जहां पर वो लोग बैठे हुए थे वहां पर चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। उस रेत को देखकर कोई भी आराम से बता सकता था कि ये लोग राजस्थान के किसी इलाके में हैं। गुरबचन के चेहरे पर एक संतोष का भाव फैला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो गया हो। उसने अपना फोन निकाला और वहां से उठकर किनारे चला गया था और बीरेन के नंबर पर मिला दिया था। 2-3 बार बेल जाने के बाद बीरेन ने फोन उठाया और उसकी आवाज गुरबचन के कानों में सुनाई पड़ी। कहाँ पहुंचे तुम और फोन क्यों बंद आ रहा था तुम्हारा? बीरेन ने एक साथ 2 सवाल दाग दिया था। हम लोग राजस्थान पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ बार बार पूछ रहा है कि हम उसे लेकर कहां जा रहे हैं और हमें यहाँ कब तक रुकना है। गुरबचन ने बीरेन से कहा, 5 दिन बाद ग्रैंड मास्टर की सीएम साहब के साथ मीटिंग है। उसमें वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह क्या कर रहा है। तब तक सिद्धार्थ को वहीं रुकना होगा। उसे लेकर तुम मेरे गांव चले जाओ। मैंने वहां पर बोल दिया है कि तुम लोग आ रहे हो। बीरेन ने जवाब दिया और फोन कट गया था।
बीरेन का फोन कटने के बाद गुरबचन सिद्धार्थ के पास पहुंच गया था और उसे अपनी ओर आता देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। क्या कहा बीरेन सर ने? हमें यहीं रुकना होगा। हम उनके गांव चल रहे हैं और अगर ज्यादा दिन यहाँ रुकना हुआ तो वो तुम्हारे माँ पिताजी को भी भेज देंगे। गुरबचन ने सिद्धार्थ को अपनी तरफ से बातें बनाते हुए जवाब दिया और उसके बाद फिर सुकृति की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें किसी से बात करनी है सुकृति? गुरबचन के इतना कहने पर सुकृति की आंखें भर आई थी। वो जिससे बात करना चाहती थी वो उसको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो उसे आखिरी बार देख तक नहीं पाई थी। फिर वो किससे बातें करती? सुकृति ने ना में सिर हिला दिया था। उसका सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का सहारा बचा था, इसलिए वो अब बस सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती थी। सुकृति के इनकार करने के बाद गुरबचन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, हम बीरेन अंकल के गांव चल रहे हैं। हमें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। सिद्धार्थ का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो वहां पर रुके, लेकिन वो भी सुकृति की तरह वक्त के हाथों मजबूर था। कौन सा गांव है बीरेन अंकल का? सिद्धार्थ ने सवाल किया। बिसलपुर। गुरबचन ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब दिया। जैसे ही गुरबचन ने सिद्धार्थ से इतना कहा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे ना जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि उसका इस गांव से कोई संबंध है। अभी वो वहां से कुछ ही दूर आगे बढ़कर बिसलपुर बांध के ऊपर ही पहुंचा था कि उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ के माथे पर पसीने की बूंदें तैर गई थी। आखिर क्या था बिसलपुर गांव का सिद्धार्थ के साथ संबंध, और क्या राजस्थान ही बनने जा रहा है सिद्धार्थ का रण क्षेत्र? आखिर किसने दी थी सिद्धार्थ को आवाज जिसे सुनकर वो घबरा गया था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।